तो हमने कुछ होमवर्क दिया था आपको, कहाँ पे दिया था? पॉलिटी में क्या होमवर्क दिया था आपको? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, बेसिक फीचर्स और वो। अच्छा, कुछ कंसेप्ट्स बताए थे आपको, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद क्या होता है, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो बताया था, गवर्नमेंट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दूसरी चीजों से बताया था कि नहीं, एग्जीक्यूटिव अलग चीज है, गवर्नमेंट अलग चीज है। गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव है खास करके, तो वो बात बताई थी आपको। चलिए, आज हम लोग यहां से शुरू करेंगे, खास करके पार्लियामेंट, संसद, पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने कई बार पढ़ाई जब शुरू की तो फंडामेंटल राइट से शुरू की, कई बार हम बीपीएसपी से पढ़ाना शुरू करते हैं। आप अलग अलग समय में हमारे पुराने लेक्चर देखोगे यूट्यूब के, तो उसमें बहुत अलग अलग तरीके से हमने पॉलिटी को शुरू कर रखा है। कई जगह पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से शुरू कर रहे हैं। एक आध साल हमने 2017 में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से किया था शुरू, कि कॉन्स्टिट्यूशन का विकास कैसे हुआ, कहाँ से आया, इवोल्यूशन कैसे आया। तो हिस्ट्री में वही 17 रेगुलेटिंग एक्ट से हम लोग शुरू करके और फिर कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया था। इस बार हम बेसिक फीचर्स, टर्म्स और कंसेप्ट्स और उस पर चल के यहाँ पहुंचे, तो इस बार हम पार्लियामेंट को पहले लेके आ रहे हैं। पार्लियामेंट को इसलिए पहले लेके आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने तय किया है कि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पिछले अभी 2-3 सालों में मेंस में क्वेश्चन भी आया था कि कहा यह जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो मंत्री परिषद है, वो देखा जाए तो संसद के प्रति जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, इस तरह से बात की जाती है। तो इसका मतलब तो रेस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब तो वो सबऑर्डिनेट है। लेकिन पिछले दिनों जो है वो उसने क्रिटिसिज्म लिखा है कि पिछले दिनों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो बिहेव ऐसा करती है कि वो मालिक है, ऑनर है, और बाकी सब वो मास्टर है, बाकी सब स्लेव्स हैं, यानी कि सब गुलाम है। तो संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, या फिर लोकसभा जो, तो आइए थोड़ा सा सबसे पहले इसी कंसेप्ट पे चलते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अभी चूंकि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है, हम लोगों ने ये चूज किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, संसदीय सरकार, सरकार कैसी? संसदीय सरकार। तो जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो इसकी क्या विशेषता है? यहां जब हम पूरे पार्लियामेंट की बात करते हैं तो लोअर हाउस और अपर हाउस की बात करते हैं। तो जब हम लोअर हाउस की बात करते हैं तो वो लोअर हाउस होता है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, उसको हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं और लोकसभा भी बोलते हैं। और अपर हाउस की बात करते हैं तब राज्यसभा, क्या बोलते हैं? राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। अब ये अपर हाउस, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन है तमाम स्टेट्स का, जितने भी डिफरेंट स्टेट्स हैं वो सब रिप्रेजेंटेशन इस रूप में प्राप्त करते हैं, राज्यसभा में अपना मेंबर भेजते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम दूसरी इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें वो बोलता है फर्स्ट चेंबर, लोकसभा को बोलता है फर्स्ट चेंबर या फर्स्ट हाउस। ठीक है, फर्स्ट चेंबर, और उसको बोलता है सेकंड चेंबर, प्रथम सदन और द्वितीय सदन। तो जो लोअर हाउस है, जो निचला सदन है, वो प्रथम सदन है। इसका मतलब प्रायोरिटी उसकी ज्यादा है क्योंकि वो डायरेक्ट जो है वो चुना गया, डायरेक्ट चुना गया। अब क्या होता है कि जब आप किसी को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हुए देखते हो, पॉलिटी की क्लासेस देखते हो, तो वो आर्टिकल वाइज चलते हैं। और मेंस के क्वेश्चन जब आते हैं, और मेंस के क्वेश्चंस का अगर आपको जिस्ट निकालना है तो वो आप आर्टिकल वाइज चलने से नहीं आता, वो कंसेप्ट से आता है, कंसेप्चुअल पार्ट होता है।
जबकि वो पढ़ाते हैं फैक्चुअल। तो आपको इतना तो याद रखना है कि कितने आर्टिकल से लेके कितने आर्टिकल तक संसद चलती है, यानी पार्लियामेंट या लोकसभा की बात हो रही है या राज्यसभा की बात हो रही है, स्पीकर की बात कहां से कहां तक हो रही है, ये चीज तो पता रखनी है आपको, ठीक है। और जो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उनको तो सीधा सीधा भी याद रखना है कि इस आर्टिकल में ये लिखा गया, वो भी ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का ये तरीका नहीं होता कि आप आर्टिकल रट लो, उसका जिस्ट समझना पड़ेगा, उसकी फिलॉसफी को समझना पड़ेगा, क्योंकि फिलॉसफी नहीं समझेंगे तो फिर उसके रटने से बात नहीं बनेगी, उससे काम नहीं चलेगा, आंसर नहीं बन पाएगा। तो जैसे अभी मैंने बताया कि वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो मास्टर की तरह बिहेव करता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है कि वो एक तरह से सबऑर्डिनेट है या फिर रेस्पॉन्सिबल है। तो आइए एक टर्म में चलते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्वेश्चन 2015 में देखना, फिर 17 में देखना। तो 15 में जाके देखोगे, 13 में भी है, 15 में भी है, 17 में, तीनों साल प्रीलिम्स में एक प्रश्न पूछा हुआ है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय सरकार क्या होती है। तो वो ऑप्शन जो देता है, शायद दोनों तीनों बार ऑप्शन सी है, सौभाग्य से उसने ऑप्शन सी या बी रखा हुआ है, एक जैसा ऑप्शन। तो ऑप्शन एक जैसा रखा हुआ है लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दी, मैं उस लैंग्वेज पे जाना चाहता हूं। पर एक जगह हाउस ऑफ पीपल की जगह उसने लोकसभा कर दिया, और एक जगह जानबूझ करके पार्लियामेंट लिख करके 3 बार पूछा, एक जगह उसने लोकसभा लिखा, एक जगह हाउस ऑफ पीपल लिखा, और एक जगह लिख दिया पार्लियामेंट। तो वो है क्या, उस चीज को समझिएगा, तो उसको नोट कर लीजिए, उसको चाहे तो नोट कर लीजिए। आर्टिकल 75(3) क्लॉज 3, आर्टिकल 75 का क्लॉज 3, ये है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की डेफिनेशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसकी डेफिनेशन इसमें मिलेगी, आर्टिकल 75(3) में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बताएगा कि हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म से जो पार्लियामेंट्री फॉर्म अडॉप्ट किया है उसका रियल मीनिंग क्या है। तो ये आर्टिकल बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर shall be council of minister shall be collectively responsible to the house of people, to the house of people। अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लोकसभा, क्योंकि हाउस ऑफ पीपल क्या है, लोकसभा। अब क्या होता है कि ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। तो एक जगह उसने बेवकूफ बनाया, कथन को गलत बनाया। कथन को गलत कैसे बनाया, उसने कहा इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, संसद के प्रति नहीं, क्योंकि संसद में तो राज्यसभा भी आती है, प्रेसिडेंट भी आते हैं, संसद के तीनों पार्ट है, इंटीग्रेट पार्ट। किसके प्रति है, ओनली लोकसभा, लोकसभा ओनली। तो लास्ट में लिख लीजिए हाउस ऑफ पीपल ओनली या लोकसभा ओनली, लास्ट में ओनली लगा दीजिए उसमें। तो सेंटेंस क्या हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द लोकसभा ओनली, राज्यसभा नहीं है। और चूंकि राज्यसभा नहीं है इसलिए पार्लियामेंट लिखा हुआ भी नहीं आएगा वहां पर। अब क्या होता है कि ये प्रश्न जब भी कभी परीक्षा में आता है, और इस प्रश्न को हर 1 साल छोड़ के यूपीएससी वाला प्री में पूछता है, 1 साल छोड़ के 2 साल छोड़ के पूछता है। अब बच्चे सोचते हैं संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, हाँ होगा, यही होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट का सीधा मीनिंग होता है लोकसभा ओनली। पार्लियामेंट का मतलब है, एक तरह देखा जाए तो लोकसभा, वो बहुत नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस है उसका।
राज्यसभा का। ठीक है, कुछ मामलों में बात हम लोग करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट का रियल मीनिंग जो तब तो फिर हम लोगों ने जो चुना है वो प्रेसिडेंशियल इसलिए नहीं चुना और हमने पार्लियामेंट्री चुना इसलिए क्योंकि लोगों का चुना हुआ जो सदन है, जो लोग चुन करके भेजेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसी के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा और कलेक्टिवली होगा, सारे लोग होंगे। आ गया समझ? तो ये जान है 75(3) जो है वो उस डेफिनेशन की जान है, वो पकड़ना पड़ेगा। ऐसे पढ़ाई होती है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल को निकाल करके उसके आधार पे पूरे पूरे आंसर बन जाते हैं। अब ऐसा टीचर नहीं पढ़ाता, इस टाइप से नहीं पढ़ाता। वो क्या करता है, एक तमाम आर्टिकल लिखवाता है आपको, 75(1) लिखो, 75(2) लिखो, वैसे ही वो 75(3) लिख करके निकल जाता है, 4 आगे आ जाता है, 6 पे आ जाता है और आगे आ जाता है। क्यों नहीं बताता, यहां रुक करके क्यों नहीं बताता कि यही सब कुछ है? इसलिए यूपीएससी बार बार इसी का क्वेश्चन बना रहा है, इसमें घुमा देगा वो। कई बार संसद लिख देगा, अगली बार वो लिखेगा कि इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल की जगह वापस कलेक्टिवली कर देगा, तो उधर लिख देगा कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों लिख देगा। पार्लियामेंट नहीं लिखेगा तो ये लिख देगा। फिर लगेगा नहीं, हाँ कुछ मिनिस्टर तो राज्यसभा से भी बनते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो दोनों तरह के मिनिस्टर होते हैं। हम लोग कई तरह से तुक्का लगाने लग जाते हैं ना एग्जाम में, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो मंत्रिपरिषद में तो मनमोहन सिंह तो राज्यसभा से ही प्रधानमंत्री थे। ठीक है, प्रधानमंत्री थे और वो राज्यसभा से ही थे। और प्रधानमंत्री जो है वो प्रमुख होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ठीक है, देखिए प्रमुख भी नहीं होता, थोड़ा सा और समझिए। प्रधानमंत्री पद के बारे में कभी आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो तमाम मंत्रियों की लिस्ट है उसमें पहले नंबर पे आता है, वो प्रमुख नहीं होता। आपको समझ में आ रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो पहला मेंबर है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर्स की लिस्ट है, वो पहला मिनिस्टर है, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर है। दरअसल बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे कंफ्यूजन है, और वो मीडिया में भी जाते हैं, इसलिए मीडिया में खबरें भी गलत आती है। खास करके जब हम शुरू किया था हम लोगों ने आईएएस की तैयारी कराना और कोचिंग क्लासेस, तब वो वाजपेयी वाला किस्सा चल रहा था। वाजपेयी जी एक बार बहुत पहले 13 दिन की सरकार बना के चले गए थे। 13 दिन की गवर्नमेंट बोलते थे कि 13 दिन की सरकार थी वाजपेयी की सरकार। तो पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो 13 दिन के लिए बने थे। दोबारा जब वो प्रधानमंत्री बने तो 13 महीने के लिए बने। और 13 तारीख और 13 उनके लिए बड़ा अशुभ था। 13 महीने यह था कि मार्च 97 को वो बने थे, मार्च 97 में वो बने थे प्रधानमंत्री, शायद 13 मार्च ही था, ऐसा ही कुछ था। और मार्च 97 में बनने के बाद में अप्रैल 98 में, यानी 13 महीने बाद उनको इस्तीफा देना पड़ गया था, सरकार गिर गई थी। उस समय मैं फिर यही आर्टिकल 75(3) मैं इसको ही लेके आऊंगा वापस। नो कॉन्फिडेंस मोशन, पूरे देश के अखबारों ने लिखा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया अटल जी के अगेंस्ट, और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार 13 महीने में गिर गई। जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं था, वो कॉन्फिडेंस मोशन था, अविश्वास प्रस्ताव नहीं था, बल्कि विश्वास प्रस्ताव था। द हिंदू तक ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लिखा, द हिंदू भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ही लिख रहा था। दरअसल क्या होता है कि कई चीजें मीडिया ने और इसने पकड़ लिया कि अगर कोई सरकार अगर टिक नहीं पा रही है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आएगा? अपोजिशन के लोग लेके आएंगे। और अपोजिशन के लोग किस आधार पर लेके आएंगे कि जो लोग अभी पावर एंजॉय कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हैं और सरकार चला रहे हैं, इन्होंने
अब इनकी मेजोरिटी नहीं रही, यानी पार्लियामेंट में ये अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर सकते। हुआ ये था कि एडीएमके के सपोर्ट से बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही थी, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। प्री पोल अलायंस था, प्री पोल कोएलिशन था। दो प्रकार के कोएलिशन होते हैं, आप जानते हो, कोएलिशन गवर्नमेंट जो होती है, गठबंधन सरकारें, अलायंस होता है तो प्री पोल अलायंस एंड पोस्ट पोल अलायंस। तो चुनाव से पहले ही गठबंधन बना लेते हैं। तो जो अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो जयललिता वाली पार्टी थी, उसने सपोर्ट किया था वाजपेयी जी को, और पहले से साथ में मिलकर के तमिलनाडु में चुनाव भी लड़ा था, और तमाम प्रकार की वो सब चीजें। और भी कई पार्टियां थी, 13 पार्टियां थी उसमें, फिर उसमें भी वर्ड आता था 13-13 कि 13-17 पार्टियां मिलकर के, कई बार 17 बोलते थे, 13 बोलते थे, इतनी पार्टियां मिलकर के सरकार बना रहे। फिर एकदम से जयललिता ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। सपोर्ट विड्रॉ कर लिया तो खुद अटल जी गए थे, विश्वास मत में खुद गवर्नमेंट जाती है, और खुद गवर्नमेंट जाती है और खुद गवर्नमेंट कहती है कि ये जो पार्लियामेंट में हम लोग सरकार बना के, हमारे पास मेजोरिटी है और हम इसको प्रूव कर रहे हैं। बट 269 वोट पड़े थे फेवर में, और अगेंस्ट में 270 थे। हालांकि वो भी कंट्रोवर्शियल था, एक आदमी चीफ मिनिस्टर था और उसके बावजूद वो वोट कर गया या नहीं कर गया, ऐसे बहुत सारे मैटर थे कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे हो सकते हो, या ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे उसमें। खैर अलग मैटर है, लेकिन एक वोट से सरकार गिर गई थी। कितने वोट से? एक वोट से। और अटल जी का बहुत मेमोरेबल भाषण भी है संसद का, मतलब वो माइलस्टोन माना जाता है डेमोक्रेसी में, जिसमें वो बोल रहे थे कि आज तो हम एक वोट से जा रहे हैं, लेकिन एक दिन हम बड़े अच्छे से सत्ता बनाएंगे और हमारी पार्टी की सरकार होगी, और वो सब देखने को मिलता भी है। तो बड़ी ऐतिहासिक क्षण थे वो। तो मैं ये इसका जिक्र इसलिए क्यों कर रहा हूं, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी आएगा और ये सब चीज आएगी, अगेन 75-3 यही, क्योंकि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति। राज्यसभा में बहुमत परीक्षण नहीं होगा। बहुमत परीक्षण कहां पर होगा? फ्लोर टेस्ट कहां पर होगा? लोकसभा में होगा। लोकसभा ओनली, केवल लोकसभा में। अगर आप ये चीज दिमाग में बिठा लेंगे पूरी तरह से, तो फिर कंफ्यूजन का भी नहीं होगा। और वो जो क्वेश्चन, सिली टाइप के क्वेश्चन जो गलत होते हैं, घर आकर के फिर आप कहते हैं अरे कैसे गलत हो गया है, तो बहुत सिंपल था, वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। दिमाग में बिठा लीजिए। दरअसल मीडिया क्या है कि वो जो खबरें चला करके बहुत दिमाग खराब करता है, क्योंकि एक तो उनको आता नहीं है, कुछ पढ़ते लिखते हैं नहीं, और समाज का ज्ञान शिक्षण करने के लिए बैठ गए, टीचिंग करने के लिए बैठ गए। दरअसल मीडिया की भी जिम्मेदारी को समाज को जागरूक करेगा और उसको पढ़ाएगा, शिक्षित करेगा। पॉलिटिकल लिटरेसी तो वहीं से आती है ना हमारी, और पॉलिटिकल लिटरेसी बहुत कमजोर है हमारी, क्योंकि वो गलत जानकारी। इससे अच्छा तो हम जानकार नहीं होते तो ज्यादा अच्छा होता। गलत जानकारी, गलत तरीके से जानकार बन रहे हैं, तो उसका नतीजा है ये कि उनकी हेडलाइन ही गलत होती थी, हेडलाइन ही गलत होती थी उस समय। तो मैंने आपको फिर चीजों को जोड़ा। तो जब कभी भी प्राइम मिनिस्टर की बात आती है कि प्राइम मिनिस्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अकेला होता है? नहीं, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, पूरा का पूरा। वो भी तो एक मेंबर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फर्स्ट मेंबर है। तो लिस्ट के जो नीचे के मेंबर हैं वो भी, इसलिए जब भी कहीं हो गए, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, क्योंकि वो चुनकर क्या है, जनता ने चुनकर के भेजा है, और प्रत्यक्ष तरीके से चुना, डायरेक्ट इलेक्शन पूरा। ठीक है, तो यहां से पार्लियामेंट शुरू कीजिए, ऐसे पार्लियामेंट पढ़ना शुरू कीजिए, फिर देखिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पार्लियामेंट पढ़ने का तरीका है, किस चीज को उठाना है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। हमने पार्लियामेंट चुना है कि हम पार्लियामेंट को इंपॉर्टेंट बनाएंगे, तो पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट बनाना मतलब लोकसभा को महत्वपूर्ण बनाना। इसलिए सारे विधेयक, सारे बिल, सब कुछ लोकसभा पे ही निर्भर करते हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण चीजें जो भी बहुत
जिम्मेदारी भरी चीजें होती हैं, निर्णायक चीजें होती हैं, वो लोकसभा पे होती है। लोकसभा का जो लीडर होता है लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है, स्पीकर। तो जब कभी ज्वाइंट सिटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, तो लोकसभा का स्पीकर जो है उसका चेयरमैन वो होता है, उसको चेयरपर्सन वो होता है, वो उसको प्रिसाइड करता है। पीठासीन अधिकारी कौन होगा? उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होगा। जबकि दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट वर्सेस जब हम स्पीकर में अगर आप वेटेज दोगे तो किसको वेटेज मिलेगा? स्पीकर को वेटेज मिलेगा। स्पीकर कास्टिंग वोट भी कर सकता है बराबरी की स्थिति में। जब भी डिसाइसिव कुछ करना हो तो कास्टिंग वोट उसका होगा, जबकि चेयरमैन के टाइम पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हर जगह पे हम देखेंगे कि लोकसभा को इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो जब कभी संसद की बात आती है तो उसका सीधा सीधा मीनिंग एक तरह से होता है लोकसभा। और आपको वो यूपीएससी वाला बिल्कुल दया नहीं करता कि कुछ बच्चे इसको संसद को जो है वो राज्यसभा भी मानेंगे, या कुछ बच्चे सोचेंगे कि ऐसे तो बेचारे बच्चों जो है वो गलत कर बैठेंगे। इस तरह से दया नहीं करता, वो बिल्कुल निर्दयता पूर्वक उसी स्टाइल से पूछता है। तो यहाँ आपको अपने कंसेप्ट क्लियर रखना है। मैंने जो अभी बात की पिछले 15 मिनट में, अगर इसको आपने बहुत ध्यान से किया तो 1 या 2 प्रश्न आपके सही होने वाले हैं, जो गलत होते वो बिल्कुल सही होने वाले हैं। ये दिमाग में बिठा लो, उसमें शंका नहीं करना, नहीं है उस सर ने बताया था वो उस मामले में होगा, यहाँ मामला दूसरा है। कोई मामला दूसरा नहीं। जब भी कभी काउंटर करने की बात होगी, जब भी कभी इरेस्पेक्टिव या जब भी कभी कोई वो बोलता है कि इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तब लोकसभा का ही आएगा, ध्यान रखिएगा। तभी वो पूछ भी रहा है, क्योंकि हमने सिलेक्ट किया है, हमने चूज किया है उसको। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने चूज किया, हमारे संविधान निर्माताओं ने उस फॉर्म को एडॉप्ट किया और हमने जानबूझ करके लिया, क्योंकि हम उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी के अंदर देखना चाहते हैं। आगे समझ, ये है, इसलिए वो डिसाइड करता है। इसलिए अभी जो हमारे क्लास में भी एक बच्चा पूछ रहा था डिसोल्यूशन के बारे में, तो जब हम डिसोल्यूशन की बात कर रहे थे तो 3 बड़ी चीजें होती है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं, आप भी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। एडजर्नमेंट यानी कि स्थगन, हिंदी में स्थगन बोलते हैं हम लोग। संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। तो पहला जो होता है एडजर्नमेंट, जैसे कोर्ट एडजर्न होती ना, स्थगित की जाती है, स्थगन, एडजर्नमेंट। दूसरा है प्रोरोगेशन, हिंदी में बोले तो अवसान। अवसान बोलते हैं उसको, 17 अवसान। और तीसरा है डिसोल्यूशन। विघटन, एक तरह से लोकसभा का डिसोल्यूशन, यानी कि हाउस को डिसॉल्व कर देना, खत्म कर देना, समाप्ति, एंड ऑफ लाइफ ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा की तो होती नहीं, राज्यसभा कभी भी एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट क्या है? लोकसभा ओनली। लोकसभा ही डिसॉल्व हो सकती है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, वो फॉरएवर रहती है। 1/3 उसके 2 साल में बदल जाते हैं। मेंबर्स इलेक्शन के बाय इलेक्शन आते हैं और 2 साल में बदल जाते हैं। तो क्या होता है, इन तीनों चीजों को समझोगे तो यहाँ फिर वही चीज आ जाएगी, लोकसभा का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा आपको यहाँ फिर। और आर्टिकल 75(3) जो हमने बात बताई वो भी, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब भी आप लिखोगे उसमें आपको बहुत सारी चीजें देनी पड़ेगी। तो इन तीनों की डेफिनेशन अच्छे से लिखिएगा। पहले वाले का मैं बता देता हूं, एडजर्नमेंट। तो 3 चीजें और लिखिए।
तीन चीजें और लिखिए। पहला है सिटिंग, पहला है सिटिंग यानी कि बैठक। दूसरा है सेशन यानी कि सत्र, पार्लियामेंट्री सिटिंग, पार्लियामेंट्री सेशन या लोकसभा सिटिंग, लोकसभा सेशन। एंड थर्ड हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। सिटिंग का मतलब होता है बैठक। सेशन तीन टाइप के सेशन है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तीन टाइप के सेशन। पहला सेशन बजट सेशन, बजट सेशन। मार्च अप्रैल मई, मार्च टू मई, सॉरी फेब टू मई, फेब से चलेगा, फरवरी से मई तक बजट सेशन, फर्स्ट सेशन। थर्ड जुलाई टू सितंबर। कुछ बुक्स में आपको अक्टूबर भी मिलेगा। और नवंबर दिसंबर का विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी, अब एक और आप चीजें लिखेंगे कि आप ये जितनी भी बातें बता रहे हो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। जब आप इंडियन पॉलिटी वर्ड करते हो तो उसमें मैंने बताया था और भी चीजें आ जाती हैं। लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इंडियन पॉलिटी। आपके सिलेबस में इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन उसका एक पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन उस सिलेबस का एक हिस्सा है। तो इंडियन पॉलिटी लिखते हो तब उसमें और भी चीजें आती, क्योंकि हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बंधी हुई है। बहुत सारे पार्लियामेंट्री रूल्स एंड लॉज बने, पार्लियामेंट्री रूल्स एंड लॉज, बहुत सारे कानून और नियम हैं संसद से संबंधित, जो संसद को संचालित करने के लिए बने। संसद को कैसे चलाएंगे, उसका काम कैसे होगा, उसके लिए बहुत सारे लॉज और रूल्स समय समय पर बनाए गए, वो इसका पार्ट होता है। उनमें ये चीजें होती है, बहुत सारी चीजें उनमें दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में हर बात नहीं लिखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा लिमिटेड है। आर्टिकल वाइज आप देखोगे तो बहुत लिमिटेड चीजें, सब चीजें उसमें समझाई नहीं गई है। तो अलग से पार्लियामेंट्री रूल्स एंड लॉज बने। फिर और क्या चीजें, उसके अलावा बहुत सारी पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसेस होती थी, पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसेस होती थी, उसमें बहुत सारी, और जो कन्वेंशन होती थी उन कन्वेंशन के बहुत सारे रिजल्ट होते थे। उसमें तय होता था कि हमको पार्लियामेंट्री कैसे प्रोसीजर को कैसे फॉलो करना है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कैसे चलाना, प्रक्रिया, यानी कि संसदीय प्रक्रिया को चलाने के लिए बहुत सारी बैठकें हुई, कन्वेंशन हुई हैं, उनके रिजल्ट्स आए। कई बार सभी विधानसभाओं का सम्मेलन होता है और उनके स्पीकर आते हैं, तमाम असेंबली के, लेजिस्लेटिव असेंबली जितने भी स्टेट में है, और भी जो लोग आते हैं वो सारे उनके जो पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की एक मीटिंग होती है, सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होती है। और इनमें लिखा हुआ है कि जो लोकसभा स्पीकर होगा वो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी, उसका भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? स्पीकर होगा, लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वही उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। उसमें भी बहुत सारी चीजें डिसाइड की जाती है कि आजकल हम ओडिशा में
ये कुछ कर रहे हैं, नया एक्सपेरिमेंट, हम बहुत अच्छे से डिबेट कर पाते हैं, बहुत अच्छे से चर्चा कर पाते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं आज आपको, क्योंकि जब हम इलेक्शन करते हैं और इलेक्शन में भाग लेते हैं और जब हम हमारे सांसदों को चुनते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम सरकार चुनते हैं, हम हमारे देश की पार्लियामेंट को चुनते हैं और लोकसभा को चुनते हैं और उसके आधार पर हमारे यहाँ कानून बनेंगे, तो इसलिए हर चीज जाकर के लोकसभा पर जाकर के इसीलिए रुक जाती है क्योंकि वो कानून बनाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए जो सम्मेलन होते हैं और तमाम विधानसभा अध्यक्ष आकर के बताते हैं उनके अनुभव, और यहाँ का स्पीकर भी बताता है कि तुम ये कर लेना, तुम्हारा न्यूज में सुनने को आया था कि ये ठीक नहीं था, आपको ये सुधार करना चाहिए। इस प्रकार ये कई तरह की चर्चाएं होती है, 3-4 दिन तक, 5 दिन तक ये सम्मेलन इनका चलता है। उसमें से जो नई नई बातें निकल करके आती है उसको भी एक तरह से लिया जाता है संसद के संचालन में। दुनिया भर के अलग अलग देशों में जहां पार्लियामेंट काम करती है उनके जब सम्मेलन होते हैं तो उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखी जाती है, तब जाकर के ये पार्लियामेंट का इस प्रकार से प्रोसीजर तैयार हो पाता है। तभी तो ना तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के बारे में बताया, ना क्वेश्चन आर के बारे में बताया, ना 0 आर के बारे में कुछ बता रखा है, ना इतने टाइप के मोशंस के बारे में कुछ बता रखा है, ना रिजोल्यूशन के बारे में इतना कुछ बता रखा है। इसलिए बहुत सारी चीजों में वो मौन है, संविधान कुछ बोलता ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस बारे में एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, उसका तो आर्टिकल है सिंपल, एक पैराग्राफ का, 5 लाइन का, 6 लाइन का, और वो बोल के निकल जाता है, उसमें क्लियर ही नहीं होता। इसलिए मैं डिसॉल्व होने की जो बात कर रहा था वहीं पे मैं आऊंगा अभी लौट के, फिर आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आपने इस टाइप से लेक्चर सुना है कभी पॉलिटिक का या कॉन्स्टिट्यूशन का? ये होता है उसके प्राण। इसलिए आप हमारे यहाँ हर तरह का जो आप सब्जेक्ट का सुनोगे, एनवायरमेंट का सुनोगे, इकोनॉमी जब सुनोगे, तो यूपीएससी स्टाइल होता है उसका एनालिसिस करने का, और वो आर्टिकल वाइज ऐसे पढ़ करके सुनाना या डिक्टेट कराना, ये टीचिंग होती है। ये क्या कहलाती है? टीचिंग, जो थोड़ी बहुत एमपीपीएससी में काम आती है। वहां पे भी थोड़ी बहुत बोल रहा हूं, वहां पे भी एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा तो फिर कलम रुक जाएगी। इसलिए इस टाइप से सोचना सीखिए। ये ओरिजिनल थॉट प्रोसेस, हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा थॉट प्रोसेस होगा, वो बनाना पड़ेगा। यूपीएससी यही डिमांड करता है, क्योंकि आप आईएएस बन गए तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, और आप नहीं बने तो आप एक साधारण व्यक्ति हैं। आप सरकार में कोई दखल अंदाजी नहीं है, कानून बनाने की प्रक्रिया में आपका कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आप आईएएस बन गए तो कानून बनाने की प्रक्रिया में आपका रोल हो जाएगा। आप कानून निर्माता भी हो जाएंगे, पॉलिसी मेकर भी हो जाएंगे, और सबसे बड़ी चीज है कि आप इंप्लीमेंट करेंगे उन सब चीजों को। तो इंप्लीमेंट करते समय में भी तो आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए कि उसको कानून को बनाने की मंशा क्या थी, नहीं तो आप गलत इंप्लीमेंटेशन कर देंगे। मंशा उसको परेशान करने की नहीं थी। पॉक्सो बना तो उसमें जो कम उम्र के बच्चे हैं या जिनका यौन शोषण होता है या महिलाओं का यौन शोषण होता है, तो पुलिस थाने में उनको कितना प्रताड़ित किया जाता है या कितना उनको घुमाया जाता है। एफआईआर ही दर्ज नहीं होती कई बार, और कई बार वो कई थानों में घूमने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करा पाते हैं। तो इसका मतलब पुलिस ऑफिसर्स को अकल नहीं है ना भी उस कानून की, क्योंकि उद्देश्य तो खत्म हो गया फिर उस कानून बनाने का। कानून बनाने का यही तो उद्देश्य था कि उसको तुरंत न्याय मिले। अगर वो अभी भी कानून बनने के बाद भी चक्कर काट रहे हैं तो इंप्लीमेंटेशन तो प्रॉपर हो नहीं रहा। तो कानून बनाने मात्र से कुछ नहीं होता, कानून का इंप्लीमेंटेशन भी मायने रखता है। और आप इंप्लीमेंटेशन करने की एजेंसी होंगे, आईपीएस होंगे तब भी और आईएएस होंगे तब भी, वहां करवाएंगे, वहां पुलिस में खुद करेंगे, और आईएएस भी खुद करता है, एग्जीक्यूशन का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव है। बात समझ में आई ना? तो इसलिए एक चीज दिमाग में बार बार रखना है कि वो लोग वहां कानून बनाने गए हैं, हमारे लिए कानून बनाने गए। हम लोगों को जो दिक्कत आती है उस दिक्कत को आसान करने के लिए गए। यानी वहां पार्लियामेंट में जो लोग गए हैं, खास करके लोकसभा में हमने चुन करके उनको भेजा है, तो ये वो लोग हैं
जो हमारे लिए कानून बनाने गए और हमारे जिंदगी में जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करने के लिए वहां गए, हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए गए। ये चीज बार बार हमको दिमाग में होनी चाहिए। तभी तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट एक अकेला आदमी इतना अंदाजा नहीं लगा पाएगा। यूएस में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि लिटरेसी भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, जनसंख्या भी कम है, रिसोर्सेज भी बहुत है, तो किसी के साथ एकदम बहुत ज्यादा अन्याय नहीं हो पाएगा, सबको कुछ न कुछ मिलेगा। ठीक है, बहुत रईस आदमी होता है जिसके घर में 5-6 मकान होते हैं और 5-6 बच्चे हैं उसके, तो सबको एक एक मकान तो मिल ही जाएगा, और सबको 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ सबके पास आ जाएंगे। अब भेदभाव इस स्तर पे होगा कि किसी के पास 4.5 करोड़ होंगे, किसी को 2.5 करोड़ होंगे और किसी को 1.5 करोड़ होंगे, ये भेदभाव होगा। लेकिन 1.5 करोड़ तो है ना, कुछ लोगों के पास तो 10 लाख भी नहीं है। भारत की समस्या दूसरी है, ठीक है, यहाँ की प्रॉब्लम दूसरी है। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के लिए मना किया गया है, यहाँ मना किया गया है इंडिया में कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देंगे, क्योंकि इतना कम है कि बहुत सारे लोग, अगर किसी के पास एक बहुत ज्यादा हो गया तो फिर बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे। ठीक है, आपके घर पे यदि कोई 5 सदस्य हैं और अगर कोई 10 किलो आम लेके आए और कोई आदमी एक साथ 4 आम हाथ में लेके और खाने के लिए चला जाए, तो आप मना नहीं करोगे, क्योंकि 10 किलो आम लाए गए, हर आदमी 4-4 लेके भाग सकता है, उसके बावजूद भी पड़े रहेंगे। ठीक है, लेकिन 5 ही आम आए और 5 लोग हैं, और ऐसे में कोई 3 आम लेके भाग रहा है या 2 आम भी लेके जा रहा है, तो कोई ना कोई वंचित होगा ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इसलिए यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म है तो उसको आम की टोकरी का ख्याल नहीं रखना है, उसको मालूम है अपने हाथ में 4 से ज्यादा लेके नहीं जा पाएगा, और 4-4 सब भी ले जाएंगे, उसके बावजूद भी यहां पड़े रहेंगे। इसलिए गवर्नमेंट का उतना मतलब नहीं है। लेकिन जहां क्राइसिस है, जहां स्कार्सिटी है और जहां रिसोर्सेज कम है, वहां पर जो व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बैठा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो कंसंट्रेशन ना होने दे, एक साथ बहुत सारे ना जाने दे। आपको समझ में आ रही है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जब डीपीएसपी में वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, तो उसका मतलब क्या है? समझ में आया ना? किसकी ड्यूटी है? लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी। आप कहोगे नहीं राज्यसभा भी तो है, उसको भी तो कुछ बोलो। नहीं, उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि एक कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हमने किसकी फिक्स की है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी फिक्स किया? लोकसभा की। अब समझ में आ रहा होगा कि क्रिटिसिज्म क्यों होता है, द हिंदू पीछे क्यों पड़ा रहता है, इंडियन एक्सप्रेस वाले पीछे क्यों पड़े रहते हैं। तो पॉलिटिक्स को उस रेंज में जाके समझोगे तो ना, तो पावर भी बहुत है, इसलिए लोकसभा की पावर भी बहुत ज्यादा है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पावर और ज्यादा है। इसलिए तो वो राजा की तरह बिहेव करता है, जबकि वो सेवक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है कि इसके प्रति जिम्मेदार होंगे। जिसके प्रति आप जिम्मेदार होगे, इसका मतलब सॉवरेंटी किसके अंदर है? उसके अंदर है। मास्टर कौन होगा? आप तो रिस्पॉन्सिबल है ना। रिस्पॉन्सिबल तो मास्टर नहीं हो सकता। जिसके प्रति आप, जिसके अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो मास्टर है। और आप क्या हैं? आप सर्वेंट हैं। आपको सेवा करनी है, उसकी सेवा करनी है, उसका ख्याल रखना है। ढेर मैं जो आज आपको बता रहा हूं, ये दरअसल एक तरह का सॉफ्टवेयर है पार्लियामेंट का, और अगर ये आपने समझ लिया तो ढेरों प्रश्न ठीक हो जाएंगे। आप जाके पुराने प्रश्न देखोगे तो पिछले 8-10 सालों में जो क्वेश्चन आए उनको जाकर के देखना। अब आपको लगेगा हाँ ये तो इससे ठीक हो रहा है, इस वाली बातचीत से ठीक हो रहा है, ये जो हमने सुना उससे तो ये प्रश्न ठीक हो रहा है। जबकि आपको एग्जैक्ट मीनिंग मालूम, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपका इस बातचीत से प्रश्न ठीक हो जाएगा, क्योंकि इससे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। बात समझ में आई? ये है तो जो मैं बता रहा था। चलिए अब डिसोल्यूशन वाली वो बात कर लेते हैं। चूंकि सिटिंग जो है वो रोजमर्रा की बैठक है, रोज रोज जो प्रत्येक सेशन में सिटिंग स्टार्ट होगी,
तो कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा तो नहीं बताता, लेकिन एक चीज कहता है वो कि 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच में। यानी लास्ट सिटिंग जो हुई है पिछले सेशन की और नेक्स्ट सेशन की जो फर्स्ट सिटिंग होगी, उन दोनों के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का अंतर नहीं होता है, नॉट मोर देन 6 मंथ्स। तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहता है कि पार्लियामेंट साल में कम से कम 2 बार बैठे। 3 बार बैठ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, ये हो ही गया, 3 बार बैठने वाली बात हो गई। पार्लियामेंट कम से कम साल में 2 बार तो बैठना ही चाहिए। तो पार्लियामेंट जब भी कभी सेशन स्टार्ट होगा तो जो बैठक होगी उसको बोलेंगे फर्स्ट सिटिंग। जो सिटिंग होती है वो एडजर्नमेंट होता है। सिटिंग का क्या होता है? एडजर्नमेंट। जब भी कभी सिटिंग को खत्म किया जाएगा, स्पीकर करता है। एडजर्न करने का काम किसके द्वारा होता है? स्पीकर के द्वारा, प्रेसाइडिंग ऑफिसर। अगर राज्यसभा का प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन है? चेयरमैन। वाइस चेयरमैन भी होते हैं, जो भी हम बताएंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा कि एडजर्न करना है या नहीं करना है। एडजर्न होता है तो वो या तो कुछ घंटे के लिए होता है, फ्यू आवर्स, फ्यू डेज और फ्यू वीक्स। एडजर्नमेंट क्या होता है? वो बता देता है कि 2 सप्ताह के लिए एडजर्न किया गया है। ठीक है, 2 सप्ताह के लिए एडजर्नमेंट हुआ, एडजर्न किया गया, स्थगित की जाती है। लोकसभा स्थगित की जाती है। कई बार खबरों में सुनने को आता है कि आज हंगामा हुआ, फलाना हुआ, लंच के बाद फिर मिलेंगे, यानी लंच तक के लिए स्थगित कर दिया, तो कुछ घंटे के लिए स्थगित हो गया। एडजर्नमेंट या तो कुछ घंटे के लिए होगा और या फिर कुछ डेज के लिए होगा या फिर वीक्स के लिए होगा। और साइन डाई अगर है तो अनिश्चित काल के लिए। साइन डाई एडजर्नमेंट, SINEDIE, साइन डाई, ये टर्म यूज किया जाता है अनिश्चित काल के लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए। अगर अनिश्चित काल के लिए लोकसभा स्थगित कर दी या राज्यसभा स्थगित हो गई है तो उसको बोलेंगे साइन डाई एडजर्नमेंट। साइन डाई एडजर्नमेंट। ये सारे अधिकार प्रेसाइडिंग ऑफिसर के हैं। लोकसभा के मामले में स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर एंड उसके पूरे 10 जो है चेयरपर्सन की लिस्ट होती है। ठीक है, 10 से ज्यादा चेयरपर्सन नहीं होते। जब लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं होते तो वो चेयरपर्सन बैठते हैं। मैं बताऊंगा उसके बारे में, अभी हम पहले इसको समझ लीजिए। राज्यसभा में भी प्रेसाइडिंग ऑफिसर कर सकता है, एडजर्नमेंट हो सकता है। तो एडजर्नमेंट क्लियर हो गया। ये केवल सिटिंग की बात होती है, लेकिन सेशन कंटिन्यू है। बजट सेशन है तो बजट सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, सेशन कंटिन्यू है। ठीक है, अब सेशन को खत्म करना उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन, प्रोरोग करना। Whom decide? Decide whom? President. Who can decide? President. Decided by President. प्रोरोग करना, सत्रावसान, सेशन को एंड करना, एंड ऑफ सेशन, एंड ऑफ लाइफ ऑफ सेशन। सेशन की लाइफ खत्म हो जाएगी, उसको बोलेंगे प्रोरोग करना। तीसरे नंबर पे फिर मैं जो एक पेज बता रहा था आपको, यहां पर आकर के फिर वही लोकसभा की पावर समझ में आती है, वो जो क्लियर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्लियर नहीं है। वहां वो सीधा सीधा जो है वो इतना लिखा रहता है कि प्रेसिडेंट कर सकता है डिसॉल्व। डिसोल्यूशन कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो किस चीज का डिसोल्यूशन होता है?
लोकसभा का ही, हाउस का ही डिसोल्यूशन कर देना, तो लोकसभा का ही डिसोल्व हो सकता है, राज्यसभा तो होती नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल वो है, मेंशन्ड है ऑलरेडी। तो लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। तो लोकसभा कब डिसॉल्व हो सकती है? ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन। एक तो होता है ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन, स्वतः ही उसका विघटन हो जाएगा। कैसे होगा? सदन की समाप्ति यानी कि टर्म कंप्लीट होने के साथ। जब लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग आएगी, फर्स्ट सिटिंग जब आई थी लोकसभा की, वहां से टर्म है 5 ईयर का। कितना टर्म है? 5 ईयर का। तो जब अपना वो पूरा टर्म कंप्लीट करेगी 5 ईयर का, तो ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन, स्वतः ही उसका विघटन हो जाएगा। फर्स्ट। दूसरा, अगर इलेक्शन हुआ और हंग असेंबली जैसी स्थिति हुई और उन्होंने सबसे ज्यादा जो सीटें लेके आई, उस पार्टी को इनवाइट भी किया प्रेसिडेंट ने कि आइए गवर्नमेंट बनाइए, हम आपको वोट दिलाते हैं, मेंबर्स की लिस्ट दीजिए, आपके पास कितने सपोर्ट हैं, आपके पास कितने लोग हैं। ऐसा कोई मौका भी दिया, सरकार बनाने के लिए न्योता भेजा। कई बार बोलते हैं राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए न्योता दिया, या प्रेसिडेंट ने सरकार बनाने के लिए न्योता दिया, सबसे बड़े दल को, ठीक है, जिसके पास सबसे ज्यादा संख्या है, नंबर, सबसे ज्यादा नंबर है उसके पास। ये लैंग्वेज होती है मीडिया की कि इसके पास नंबर ज्यादा है, सीटें ज्यादा है। तो ऐसे आदमी को मौका दिया, लेकिन वो लिस्ट पेश नहीं कर पाया बहुमत वाली, क्योंकि जितने मेजोरिटी के लिए जितने लोग चाहिए उतने उसके पास नहीं है सफिशिएंट। समय निकलता जा रहा है, और समय इतना निकलता जा रहा है कि आगे जो है लोकसभा की बैठक होना बहुत जरूरी है 6 महीने के अंदर अंदर। जो अभी बताया था आपको, एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच का समय 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उस वाली चीज को वो वायलेट करता हुआ दिख रहा है, तो राष्ट्रपति नए चुनाव कराने के लिए उसको डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। और तीसरा होता है प्री मेच्योर डिसोल्यूशन। प्री मेच्योर कैसे हो गया? वही नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन। तो वाजपेयी जी के समय में वो कॉन्फिडेंस मोशन लेके गए थे संसद में कि हमारे पास है बहुमत, हम सिद्ध करेंगे, ऐसे आरोप मत लगाओ। तो 270 अगेंस्ट पड़ गए और उनको मिले 269, एक वोट से गिर गया, तो ये हो गया। ये भी प्रेसिडेंट का कहलाएगा कि प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दिया। या फिर एक कंडीशन हो सकती है कि लोकसभा के लोग मेजोरिटी से ये कह दें कि हमको डिसॉल्व होना है यानी लोकसभा को डिसॉल्व होना है। तो लोकसभा के लोग ही यदि बोल रहे हैं, लोकसभा के मेंबर्स ऑफ लोकसभा अगर मेजोरिटी से ये कह देंगे कि हमें डिसॉल्व होना है, तो भी डिसॉल्व करना है। आ गया लोकसभा का पावर, अगेन डिसोल्यूशन का पावर भी है अपने आप। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये एक स्वतः बुद्धि वाली बात है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। आप वैसे ही अंदाजा लगाओ कि अलग से नो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस मोशन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि हमें इस लोकसभा को खत्म करना, हमें इलेक्शन चाहिए, हम मिड टर्म इलेक्शन। तो मिड टर्म इलेक्शन हुए थे वाजपेयी जी के समय में, क्या हुआ था? मिड टर्म इलेक्शन हुए थे और फिर वही चुन के आए थे, बीजेपी ही चुन के आई थी और वाजपेयी जी की सरकार बनी थी। इसलिए वो अप्रैल तक जो सरकार चली थी वो अक्टूबर तक दिखाई जाती, क्योंकि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में हुए थे। तो आप वाजपेयी जी का कार्यकाल देखोगे तो वो दिखेगा कि मार्च पिछले साल यानी 97 के मार्च से 98 के अक्टूबर तक दिखेगा, और फिर अगली सरकार जो दिखेगी वो 98 के अक्टूबर से फिर आगे कंटिन्यू दिखेगी। तो वो कौन से थे? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। कितने समय तक उन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम किया। प्रधानमंत्री तब तक इस्तीफा नहीं देता जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं आ जाता। इस्तीफा भी दे दिया तो भी उसको राष्ट्रपति कहेगा कि आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, आप प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। तो ऐसे समय में हम उसको बोलते हैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर या केयर टेकर
प्राइम मिनिस्टर। राज्यों के मामले में हम उसको केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। तो एक एक टर्म जो है आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। तो तीन बड़ी चीजें समझ में आ गई आपको, एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसॉल्यूशन। डिसॉल्व कब होगी और कौन कौन करेगा। लास्ट के दोनों में प्रेसिडेंट है, बट लास्ट में लोकसभा भी है यदि वो मेजोरिटी से चाहती है, तभी तो मिड टर्म इलेक्शन में हम लोग जाएंगे। इसलिए तो राष्ट्रपति को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल हेड, नाम मात्र की कार्यपालिका बोलते हैं। क्यों नॉमिनल हेड? इसीलिए बोलते हैं कि वो लोकसभा जो कहती है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहती है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो रेस्पॉन्सिबल बताए आप। तो कुल मिला के पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। और लोकसभा क्यों? हाउस ऑफ द पीपल। इसलिए जब अल्टीमेट सोवरेनिटी की बात आएगी किसके पास है? तो भारत की जनता। कभी ऐसा प्रश्न है और उसमें भारत की जनता, भारत के लोग भी लिखे हुए हैं कि हम भारत के लोग, वो भी लिखे हुए हैं उसमें। तो फिर सोवरेनिटी किसके अंदर जाएगी? भारत के लोगों में। क्योंकि लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत के लोगों के प्रति उत्तरदायी। लोकसभा की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति बनेगी? लोगों के प्रति। इसलिए लोकसभा का टाइम खराब होता है, उसका फालतू खर्चा होता है, ठीक से बहस नहीं हो पाती, ठीक से चर्चा नहीं हो पाती। तो फिर मीडिया वाले बोलते हैं ना ये लोगों के साथ धोखा है, क्योंकि लोकसभा ठीक से नहीं चल रही है। लोकसभा का ठीक से चलना बहुत जरूरी, इसलिए जरूरी। और इसीलिए तो आपको विपक्षी नेता सारे बोलते हुए दिखते हैं कि हमें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा, जबकि लोकसभा में ही हमको बोलना है। क्योंकि लोकसभा में बोलना मतलब काउंट होता है, लिखा जाता है। कई बार कार्यवाही से बाहर निकाल देते हैं कुछ चीजों को। तो असल क्या लोकसभा का जो 80% पार्ट है ना, जो वहां बिजनेस चलता है, उसका 80% कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। वो किसमें? रूल्स में, लॉज में और उन कन्वेंशंस के रिजल्ट्स में। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 20% पार्टी बताया गया कि ये होगा, बस 80% कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसको आप ये नहीं कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल विरोधी है। आगे समझ। बहुत सारी चीजें धर्म ग्रंथों में नहीं लिखी गई, लेकिन मंदिरों में होती है। मंदिरों में मशीन से आरती होती है, घंटा घड़ियाल बजाने वाली मशीन होती है। तो अब ये मशीन तो, बिजली तो पहले थी नहीं, तो किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है क्या कि घंटा घड़ियाल मशीन से बजाए जा सकेंगे? तो उस जमाने में तो नहीं था। लाउड स्पीकर में नमाज पढ़ना या ये अजान बोलना या कथा बोलना या आरती हो रही नीचे, तो लाउड स्पीकर चल रहा है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं। क्योंकि विज्ञान आया और एक लाउड स्पीकर आया, तो उससे हम ध्वनि प्रसार करके ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं, तो हमने वहां लगा दिया उसमें। तो संसद की कार्यवाहियों में भी ढेरों कार्यवाहियां ऐसी है, ढेरों चीजें ऐसी है जो बाद की प्रैक्टिस से आई हैं। कुछ 1960 में आई हैं, कुछ 1970 में आई हैं। यहां तक कि लैंग्वेज 1966 तक जो है वो उनने कहा अभी 15 साल तो इंग्लिश रहेगी भाई। उस समय में कॉन्स्टिट्यूशन में 63 तक, 63 में आकर 15 साल, 15 ईयर के लिए तो उन्होंने शुद्ध रूप से बोल दिया कि ये जो है केवल इंग्लिश रहेगी, इंग्लिश में काम होगा। अभी हम और कोई विचार नहीं कर रहे। बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया 66, तो उसमें वो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने लगे और केवल हिंदी को बना रहे थे। तो सदर्न इंडिया पूरा का पूरा, हमारा दक्षिण भारत एंटी हिंदी एजिटेशन पे आ गया और जबरदस्त आंदोलन हुए। और उसका प्रभाव ये पड़ा कि सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने कहा नहीं, इंग्लिश साथ में अलॉन्ग विथ हिंदी, इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश रहेगा। और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज हैं एक तरह से किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज। अलग से किसी दिन क्वेश्चन आएगा, आपको कहीं कुछ पूछेगा तो लिखो पार्लियामेंट की लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ।
दक्षिण भारत के विरोध के कारण। तो अब आप कहोगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में था, नहीं, फिर वापस वही बात हुई ना, बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व कानून, जितने भी मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा और इन सब के कोड ऑफ कंडक्ट और इनके चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है, चुनाव आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, जब हम इलेक्शन संहिता, इलेक्शन के टाइम पे आदर्श चुनाव संहिता बोलते हैं ना हम लोग, कि आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या होती है, तो वो सब तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का पार्ट है, आरपी है 1951। बाद में उसमें अमेंडमेंट होते रहे, रेगुलर अमेंडमेंट हुए उसमें। नोटा भी इलेक्टोरल रिफॉर्म का पार्ट है, और ये सब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म करते हैं। पहली बार ईवीएम लेके आए, तो ईवीएम तो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो बात की इजाद है। फिर वो आया कि वीवीपैट मशीन लगाएंगे, उसमें एक पर्ची निकल करके आएगी, जो जिसको वोट दे रहा है उसमें डिस्प्ले होगा, तो ये होगा, वहां डिस्प्ले भी होगा और इधर प्रिंट भी होगा। किसी को केवल डिस्प्ले दिखा देंगे, उससे भी बात बन जाएगी, लेकिन किसी को पर्ची देनी पड़ेगी। लेकिन पर्ची अगर देंगे तो वो बाहर जाएगी, तो पर्ची वहीं डलवा देंगे। पर्ची देंगे तो उसके हाथ से कोई छीन के देख लेगा तो किसको वोट दे के आया, तो फिर वो कॉन्फिडेंशियलिटी वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, गोपनीयता की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पर्ची लेके जा सकते हैं कि हमने किसी को वोट दिया है, हम बाहर जाके दिखा सकें ताकि उससे 1000 रुपये ले सकें। तो बाद में वो पैसे एक दिन पहले जो घर पे जाके बांटता है ना, घर पे जाके नहीं बांटेगा, वो बोले कल पर्ची दिखा देना, 1000 रुपये ले लेना, और वो पर्चियां इकट्ठा कर लेगा तो रिजल्ट का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं। उस बूथ पे किसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो वैसे ही पता चल जाएगा, तो गोपनीयता पूरी समाप्त हो जाएगी। तो ये चीजें जो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आती जा रही है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा है, चुनाव का हिस्सा, इलेक्टोरल रिफॉर्म का पार्ट। तो ये कहां से आएगा? ये बाहर बहुत सारे कानून बनाए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेच्यूटरी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड स्टेच्यूटरी प्रोविजन, मैंने हमेशा बताया। और यहां और भी चीजें हैं कि बहुत सारे रूल्स लॉ और पैरेलल में बन रहे हैं, और उसके अलावा भी और चीजें हो रही है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस से भी आ रही हैं और नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेस से भी आ रही हैं। तमाम विधानसभाएं भी आकर के अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रही हैं, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी हमारे स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा जाते रहते हैं, लोकसभा के स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा के दूसरे देशों में भी जाकर के सीख के आते हैं कि वहां पर डेमोक्रेसी बहुत अच्छा कर रही है, तो क्या बेटर चीजें क्या है, समझ में आया ना। तो आज मैंने थोड़ा सा उसकी आउटलाइन देने की कोशिश की है आपको। अभी हम चलेंगे एक एक चीज के डीप में जाकर के, हम हर चीज समझा सकते हैं, आर्टिकल वाइज भी बता सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। हमको तो इतने साल हो गए, 26-27 साल हो गए, तो हम लोगों को लिए तो वो इतना बड़ा इशू, पर मुझे वो बचकाना लगता है, वो उस तरह से पढ़ाना थोड़ा सा बेकार लगता है। वो लगता है छोटे बच्चों को टीचिंग करा रहे, रटवा रहे, और मुझे नहीं लगता मेरे लेक्चर भी फिर यूट्यूब पे कोई सुना है, क्योंकि वो दूसरे के बराबर ही हो जाएंगे, दूसरे जैसे ही हो जाएंगे, तो उसको कोई सुनेगा नहीं। क्योंकि हमारी स्पेशल क्वालिटी, हमने चाहे बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन एक क्वालिटी बना के रखी है कि हम चीज को एनालाइज करते हैं, समझाते हैं और डीप में बताते हैं उस चीज को। जो भी बता रहे होते हैं उस टॉपिक के अलग एंगल होते हैं, वो मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, उस क्वालिटी में नहीं मिलेंगे, मिल सकते हैं लेकिन उस क्वालिटी में नहीं मिलेंगे। तो उस समय हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की थी, आज स्पेशली हमने बताया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और वो उसको मजबूत कैसे बनाती है। तो उसके सपोर्ट में मैंने इतनी सारी चीजें बताई कि इस तरीके से वो करते हैं। और बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस में अभी और भी आ सकती है, बशर्ते हमारे जो नेता हैं वो सीखने के लिए तैयार हों, वो सीखना चाहते हैं। अगर सीखना चाहते होंगे तो नई चीजें आप प्रैक्टिस में ला सकते हो, ठीक है। नहीं तो संसद की कार्रवाई फिर ऐसे ही कि संसद जब शुरू हुई तब घंटा घड़ियाल बजे, फिर एक प्रार्थना हुई, थोड़ी देर बाद हवन हुआ और फिर शाम तक फिर आरती होकर के और सब अपने घर चले गए। तो एक समय में संसद ये भी हो सकती है। फिर चर्चा क्या होने दे, भगवान करेंगे, भगवान देख रहे हैं, सब वो करेंगे, नहीं ईश्वर नहीं। तो वो मूवी मेरे को बार बार याद आती है उसकी, पहाड़ काटने वाले की, क्या नाम था उसका, हाँ दशरथ माझी वाली, उसमें वो डायलॉग आता है ना उसका कि क्या पता भगवान हमारे ही भरोसे बैठा हो, है ना। हम भगवान के भरोसे बैठे और
क्या पता भगवान हमारे ही भरोसे बैठा हो। तो कर्म की बात की है भगवान कृष्ण ने गीता में, कर्म की बात की कि कर्म में प्रवृत्त, अकर्म को प्रवेश मत होने दो। तो पूजा पाठ और ये सब आपके दिमाग को दिशा देने के लिए, आपके व्यक्तित्व को ठीक करने के लिए, आपके सोचने समझने की ताकत को ठीक बनाए रखने के लिए एक टूल है, रिलीजियस टूल है। तो ये साधन है, साध्य नहीं है। यहां तक ये जो है एंड नहीं है, मीन्स है। कई लोग इसको एंड बना देते हैं। ये एंड नहीं है, ये क्या है? मीन्स है। मानवता की सेवा करने के लिए मनुष्य स्वभाव से जानवर है, एनिमल है, और चूंकि हम अब सोशल एनिमल है, तो सोशल एनिमल होने के नाते हमारी कुछ अकाउंटेबिलिटी है। तो हमें अपने कर्तव्य पे, धर्म पे डटे रहना चाहिए। तो कैसे डटे रहेंगे? तो उसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो कैसे? पूजा पाठ के तौर में, कर्मकांड के तौर पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। सुबह उठ करके ईश्वर के सामने, तस्वीर के सामने जब बैठेंगे और जब जल अपने ऊपर छिड़केंगे तो शीतलता, तो उसका उद्देश्य होता है मस्तिष्क को शीतल बनाए रखें, गर्म नहीं होंगे। नहीं तो आपकी गाड़ी से हल्का सा किसी ने कुछ टक्कर मारी, आपने उसको पीट दिया, वो वहीं मर गया। रोड रेज की घटना, सिद्धू बैठे हैं जेल में इसीलिए, उन्होंने पीट दिया था मामूली बात पे, वो मर ही गया सामने वाला। तो वो सिद्धू जो है वो जेल में चले गए, मुख्यमंत्री बनने वाले थे तो जेल चले गए। शीतलता इस बात का प्रतीक है। जल तिलक लगाते हैं तो उसका वो सुगंधि का प्रतीक, यानी आज दिन भर में हमारे कर्म ऐसे हो कि हम भी माथे पे चढ़ाए जाए, फूल चढ़ाए जाते हैं जैसे पुष्प और गंध, ये जो होता है इत्र होता है, ये जो चंदन होता है, ये माथे पे लगाया जाता है। तो कर्मों की सुगंधि हो, हमारे कर्मों की। तो ये सब तत्व दर्शन है, उसके पीछे फिलॉसफी है, और वो मीन्स है, न कि एंड है। लक्ष्य नहीं है, साध्य नहीं है, साधन है। मानवता की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, फिलैंथ्रोपी के लिए, एल्ट्रुइज्म के लिए, वेलफेयरिज्म के लिए, लोगों का कल्याण कैसे कर सके, उसकी प्रैक्टिस सुबह सुबह करवाई जाती है उसको। और वो प्रैक्टिस, वो ईश्वर की साक्षी में एक तरह की छोटी एक्सरसाइज, मॉक ड्रिल करता है, ताकि दिन भर उन चीजों को एक्सरसाइज कर सके। और चूंकि मनुष्य स्वभाव से भूल जाता है, भूलने की तो स्वाभाविक आदत है हमारी, तभी तो हम बार बार पढ़ते हैं। नहीं तो आर्टिकल किसी को याद हुए क्या अभी तक संविधान के? नहीं। हमारे एक सर थे, वो बोलते थे कि इसको रोज सुबह, जैसे आप आरती पढ़ते हो वैसे रोज सुबह आर्टिकल सारे रिवाइज करो, रोज सुबह उठ करके। डेली का काम। तो ऐसे ही आपको भलाई करने के काम का आदमी बने रखने के लिए, कि ताकि आप भलाई करते रहें, पूजा पाठ के माध्यम से प्रैक्टिस कराई जाती है। लेकिन उस प्रैक्टिस को कोई फाइनल मान ले कि मैं तो दिन भर प्रैक्टिस ही करूंगा, ऐसा नहीं होता। कई लोग नेट प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेट की, तो मैदान में भी तो जाते हैं, उतरते हैं कि नेट प्रैक्टिस इसलिए की जाती है ताकि मैदान में आप अच्छा चौका छक्का लगा सको। नहीं, हमको नेट में बहुत मजा आता है, नेट में हम मारते हैं, फिर बॉल ज्यादा दूर नहीं जाती और वहीं पकड़ लेते हैं, फिर कोई फेंकता है, फिर मारते हैं। नहीं, मैदान में जाओ। अब नेट प्रैक्टिस हो गई, मैदान में जाओ। तो पूजा पाठ ईश्वर के सामने जो बैठ के हम करते हैं, मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, आरती में शामिल होते हैं, ये सब नेट प्रैक्टिस है। समाज में उतरना पड़ता है उसके लिए, भलाई के लिए, जो आप नौकरी के बाद उतरोगे भी। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा ये चीज। तो संसद का जो मूल उद्देश्य है वो लोगों की सेवा, पार्लियामेंट, और स्पेशली लोकसभा, क्योंकि लोग बड़ी उम्मीदों के साथ उसको चुन करके भेजते हैं। राज्यसभा की जिम्मेदारी हम उस तरह से नहीं देंगे, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का ख्याल रखती है, अपने राज्य का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो उसके राज्य के साथ भेदभाव हो रहा है क्या? इसलिए उसके काम और उसकी शर्तें और उसके जो काम है बिल्कुल ही अलग है राज्यसभा के, और उसके पावर भी बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं, कल करेंगे फिर और शांति पाठ।